हम यहां पे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे हैं रासायनिक विकास सिद्धांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। बच्चे ये जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है, इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या मैं इसको कह दूं रासायनिक विकास सिद्धांत, इसकी दो अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं भैया इसकी? इसकी अपने पास दो अवस्थाएं हैं। इसकी अपने पास दो अवस्थाएं हैं। इसकी सबसे पहली अवस्था है, उसको बोलते हैं रासायनिक विकास, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन। तथा इसकी दूसरी अवस्था है, उसको बोलते हैं जैविक विकास, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो कितनी अवस्था? दो अवस्था। पहली केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें बात कर रहा है कि केमिकल कंपाउंड ने कैसे अभिक्रिया की होगी, एंड दूसरे में बात कर रहा है कि उन केमिकल अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कैसे प्रथम जीव बना होगा। यह बात किस में कर रहा है बेटा? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। हाँ कि ना? तो अब सवाल था कि सर केमिकल इवोल्यूशन में क्या बात करेंगे? केमिकल इवोल्यूशन में बात करेंगे कि सरल पदार्थों या सरल अणुओं से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ। तो हमने बोला इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? इसमें बात करेंगे सरल पदार्थों से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण। जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। जबकि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या बात करेंगे? अपने पास जटिल कार्बनिक अणु बन गए, अपने क्या पास बन गए? अपने पास बन चुके हैं जटिल कार्बनिक अणु। ये जटिल कार्बनिक अणु जो बन गए, इन जटिल कार्बनिक अणुओं से, जटिल कार्बनिक अणुओं से प्रथम जीवन कैसे आया? मैंने बोला इनसे किसका फॉर्मेशन हुआ? फर्स्ट जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? फर्स्ट जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सारी की सारी बात किसमें पढ़ेंगे? वो सारी की सारी बात पढ़ेंगे बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो चले हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका पहली वाली अवस्था, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन यहां पढ़ रहे हैं इसकी पहली वाली अवस्था, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन। हम यहां बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इसकी पहली अवस्था, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बच्चे देखिए, हमारे वैज्ञानिक क्या मान रहे हैं कि जो हमारी प्राचीन धरती थी, आद धरती थी, उस आद धरती के वातावरण की तीन अवस्थाएं थी। सबसे पहला उच्च तापमान था, धरती पे क्या था बेटा? उच्च तापमान। दूसरा ज्वालामुखी के तूफान थे। तीसरी बात अपचयी वातावरण था। हाँ कि ना? तो ये क्या कह रहा है कि अपने पास ये है अपनी प्राचीन पृथ्वी। प्राचीन पृथ्वी कब? जब धरती की उत्पत्ति हुई थी, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले के बारे में बात कर रहे हैं, जब धरती की उत्पत्ति हुई थी। तो धरती की उत्पत्ति के समय
जितने भी हमारे प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीव द्रव्य में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो सारे के सारे धरती पर परमाणुवीय अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे? परमाणुवीय अवस्था। तो प्राचीन धरती पे कौन सी अवस्था थी? वो थी अपने पास बेटा परमाणुवीय अवस्था। कौन सी अवस्था थी? परमाणुवीय अवस्था। सारी की सारी चीजें किस अवस्था में प्रेजेंट थी? परमाणु की फॉर्म में प्रेजेंट थी। हाँ कि ना? अब बोला कि प्राचीन धरती पे सारी की सारी चीजें परमाणु अवस्था में परमाणु की फॉर्म में थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, नेक्स्ट हीलियम, सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो थी वो किस अवस्था में थी? परमाणु अवस्था में। और आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का मोर देन 90% भाग है वो किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बनता है। हाँ कि ना? और ये प्राचीन पृथ्वी पर ये सारी की सारी चीजें इस परमाणु अवस्था में थी। चलो भैया हम आगे। अब सवाल था कि सर ये खूब सारे तत्व परमाणु अवस्था में थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा था? बेटा ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इनमें सर्वाधिक मात्रा में था। लगभग 90% जो था वो अकेला क्या था? हाइड्रोजन। मैंने बोला ये मेरे पास यहां पे था, ये अपने पास था सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित था। लगभग कितना? लगभग 90%। अकेला क्या था? हाइड्रोजन। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लगभग 90% यहां पे हाइड्रोजन था। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड थे इन्होंने आपस में अभिक्रिया करनी शुरू की, और इनकी अभिक्रिया करने के फलस्वरूप अपने पास अवस्था आई, वो आई आणविक अवस्था। मैंने बोला अपने पास कौन सी अवस्था आई? अपने पास आई आणविक अवस्था। मतलब इन्होंने अभिक्रिया करके अणुओं का निर्माण किया। अब जब अभिक्रिया करके अणुओं का निर्माण किया, अपने पास कौन सी अवस्था आ गई? अपने पास आ गई आणविक अवस्था। इस आणविक अवस्था में अपने पास क्या प्रेजेंट था? इस आणविक अवस्था में अपने पास कई सारी चीजें उपस्थित थी। जैसे अपने पास यहां उपस्थित था H2, यहां उपस्थित था N2, यहां उपस्थित था कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे अपने पास था मीथेन CH4, यहां पे अपने पास था हाइड्रोजन साइनाइड HCN, यहां पे अपने पास था NH3 अमोनिया, यहां पे अपने पास था H2O मतलब जल। और आपको पता है कि जल तो बन गया, लेकिन धरती का तापमान बहुत ज्यादा था, लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने ज्यादा तापमान पे जल कभी भी द्रव अवस्था में नहीं रहेगा। तो ये जल था, ये किस अवस्था में था? ये वाष्प की अवस्था में था। इसके अलावा इन्होंने कुछ मेटल से अभिक्रिया की, और मेटल से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कार्बाइड, नाइट्राइड एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें प्राचीन धरती पर बन गई आणविक अवस्था में। चले अब हमारे पास यहां पे एक बहुत अच्छा सा सवाल आता है। सर आपने एक बात बोल रखी है। क्या बोल रखी है? आपने हमें बताया था कि धरती का वातावरण अपचयी वातावरण था, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। बच्चे देखिए, लेकिन यहां पे जब परमाणु अवस्था में देख रहे हैं तो यहां पे तो ऑक्सीजन उपस्थित है, फिर धरती का वातावरण अपचयी कैसे हुआ? बच्चे ये जो परमाणुवीय अवस्था में ऑक्सीजन है
बिल्कुल है। आपने पढ़ा है कि परमाणु बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है, उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बना लिया था जल। क्या बना लिया था? जल। तो ये जब जल बना तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन जल के निर्माण में खर्च हो गई। जब पूरी की पूरी ऑक्सीजन जल के निर्माण में खर्च हो गई तो धरती पर ऑक्सीजन क्या हो गई? खत्म। ऑक्सीजन क्या हो गई? खत्म। इसीलिए धरती का वातावरण कैसा बन गया? अपचयी वातावरण बन गया, जिसमें ऑक्सीजन तो खत्म हो गई लेकिन मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, ये सारी खूब सारी मात्रा में उपस्थित थी। चलो मैं आगे। अब सवाल पूछेगा, बताओ धरती पे बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो बच्चे ध्यान रखना, धरती पे पाया जाने वाला, बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ था ये मीथेन। तो जब भी पूछे कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ, फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो आप क्या कहोगे? ये मेरे पास था फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ। चलो मैं आगे। वो पूछे कि बताओ धरती पे फर्स्ट अकार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो ध्यान रखना बेटा, ये जल, ये मेरे पास जल तथा अमोनिया, ये दोनों के दोनों धरती पर बनने वाले प्रथम अकार्बनिक पदार्थ थे। हमने कहा ये दोनों के दोनों मेरे पास है, ये अपने पास है फर्स्ट अकार्बनिक पदार्थ, फर्स्ट अकार्बनिक पदार्थ। हाँ कि ना? अब बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला कार्बनिक पदार्थ मेथेन, पहला अकार्बनिक पदार्थ अमोनिया तथा जल। आपको पता है कि जल जो था वो जल किस रूप में था? सारा का सारा जल जो था वो वाष्प के रूप में था। इसलिए वाष्प के रूप में था तो ये पूरा का पूरा जल बनते ही तुरंत के तुरंत क्या हो गया बेटा? ये तुरंत के तुरंत हो गया वाष्पीकृत। जल क्या हो गया? ये जल बनते ही तुरंत के तुरंत हो गया बेटा वाष्पीकृत। बनते ही तुरंत के तुरंत ये जल हो गया वाष्पीकृत। और जब ये जल वाष्पीकृत हो गया तो जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप अपने पास निर्माण हुआ किसका? बादलों का। किसका निर्माण हुआ? बादलों का। हमने बोला इनसे बन गए, ये लीजिए बादल। ये जो बादल है, इस बादल किससे बने हैं? जल के वाष्पीकरण से। मतलब इन बादलों में क्या है? H2O है, जो कि वेपर, दैट इज वाष्प की अवस्था में है। हाँ कि ना? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हमने बता दिया परमाणु अवस्था से आई आणविक अवस्था, और आणविक अवस्था में ये अपने पास प्रथम कार्बनिक पदार्थ बना था मीथेन, प्रथम अकार्बनिक पदार्थ बना था अमोनिया तथा वाटर, और जल वाष्पीकृत होकर क्या बना लेता है? बादल बना लेता है। इतनी सी बात में कोई दिक्कत? चले आगे चले। देखिए अब बादल के निर्माण के बाद क्या हुआ बेटा? जब अपने पास बादल बन गया है तो बादल के निर्माण के पास बाद क्या हुआ? देखिएगा, हमने मान लिया कि हमारे पास ये जो है यहां पे, ये अपने पास यहां पे प्रेजेंट क्लाउड्स है, बादल है। ये लीजिए, ये अपने पास क्या है बेटा? ये अपने पास है बादल, और बादल में क्या है? वाटर की वेपर है, जल की वाष्प है। चलो भैया, ये मेरे पास बादल है, और हमने मान लिया यहां पे ये जो मेरे पास है ये अपने पास पृथ्वी है। ये पृथ्वी पे उपस्थित गड्ढा, ये पृथ्वी पे उपस्थित क्या है? गड्ढा है। चलो भैया मैं आगे। अब हुआ क्या? हमने बोला कि अब बादल बनने के बाद कई करोड़ों वर्ष लग गए। धीरे 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 धरती ठंडी हुई, धरती का तापमान जो था वो धरती का तापमान कम हुआ। जब धीरे 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 धरती ठंडी हुई, धरती का तापमान कम हुआ, तो धरती का तापमान जब पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, मैंने बोला टेम्परेचर जो था अर्थ का वो घटा। कितना घटा? जब वो हो गया लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब धरती का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया तो ये जो बादल थे, इन बादलों का हुआ संघनन।
क्या हुआ? संघनन। और इस संघनन के फलस्वरूप इनका हुआ संघनन, और इन संघनन के फलस्वरूप ये जल की वाष्प थी, ये जल की वाष्प द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुई। किसमें बदली? ये बदली द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में बदल के ये जो वाष्प थी ये बदली द्रव अवस्था में, और वो जो द्रव था वो बूंदों के रूप में धीरे 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 कहां बरस गया? धरती पे। हाँ कि ना? वो बूंदों के रूप में कहां पे आ गया? वो आ गया धरती पे। तो मैंने ये कहा कि ये जब मेरे पास संघनन हुआ और ये जल के रूप में धरती पे आया, तो मैंने बोला ये क्या हुआ? ये यहां पे हुई रेन। रेन हुई और ये पानी कहां गया? धरती पे आ गया। अब बच्चे, जब ऊपर से पानी टपक रहा था तो इस वातावरण में खूब सारे गैसें थी। मीथेन थी, हाइड्रोजन साइनाइड थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। हाँ कि ना? यही तो थी धरती के प्राचीन वातावरण में उपस्थित गैसें। हाँ कि ना? तो ये जो प्राचीन वातावरण में उपस्थित गैसें थी, ये गैसें इस जल में घुल गई। जल में क्या हो गई? घुल गई। तो मैंने बोला यहां पे मेरे पास है, यहां पे मेरे पास है गैसें, दैट इज प्रारंभिक गैसें। इन प्रारंभिक गैसों में क्या है अपने पास? इनमें अपने पास है मीथेन, अमोनिया, HCN एटसेट्रा। ये गैसें हैं। ये सारी की सारी गैसें जो थी, ये गैसें क्या हुई? ये इस जल में घुल गई और जल के साथ कहां आ गई? पृथ्वी पर आ गई। जल के साथ कहां आ गई? पृथ्वी पर आ गई। हाँ कि ना? अब आपको पता है बारिश का पानी जब पृथ्वी पर आया तो ये पानी किस जगह पे जाके भरेगा? पृथ्वी पर जो गड्ढे वाला स्थान है, जो झील वाला स्थान है, उस झील वाले ढलान वाले स्थान पर, झील वाले स्थान पर, गड्ढे वाले स्थान पर जाके पानी भरेगा। हाँ कि ना? तो ये मेरे पास पृथ्वी पे बना हुआ एक गड्ढा था, इस गड्ढे में जाके सारा का सारा पानी भर गया। तो हमने क्या कहा कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जल से भरा हुआ गड्ढा है। ये क्या है? ये मेरे पास है जल से भरा गड्ढा। हाँ कि ना? ये जो जल से भरा हुआ गड्ढा है, मतलब इन गड्ढों में जाके जल भर गया, और इन गड्ढों में जल भरने की वजह से हमारे प्राचीन महासागरों का निर्माण हुआ। तो कहते समुद्र कैसे बने? समुद्र ऐसे बने जब बारिश का पानी धरती के गड्ढों में भर गया, तो भरने की वजह से किसका निर्माण हुआ? समुद्रों का निर्माण हुआ। तो से भरा गड्ढा, और इससे किसका निर्माण हुआ? इससे हुआ बेटा महासागरों का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? इससे महासागरों का निर्माण हुआ। हाँ कि ना? अब आपने देखा कि पानी जो था वो द्रव अवस्था में आ गया, समुद्रों का निर्माण हो चुका है, और इस पानी में क्या घुल गई थी? प्राचीन गैसें। तो मैं ये कह दूं कि ये जो समुद्र का जल था, इस समुद्र के जल में प्रारंभिक गैसें उपस्थित थी कि नहीं थी? हाँ। तो मैंने बोला ये पानी का जल था और इसमें प्रारंभिक गैसें उपस्थित है। इसमें प्रारंभिक गैसें क्या है? उपस्थित है। चले, अब था कि यार समुद्र का निर्माण हो गया और उस समुद्र के जल में प्रारंभिक गैसें उपस्थित हैं, तो इन प्रारंभिक गैसों से आगे की अभिक्रिया कैसे हुई होगी, हम इसी पे चर्चा करते हैं। मैं आगे बढ़ूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा, हमने मान लिया कि अपने पास ये है प्राचीन महासागर। ये अपने पास प्राचीन महासागर है, और इन प्राचीन महासागर जो है, इस प्राचीन महासागर में क्या भरा हुआ है? खूब सारा जल भरा हुआ है। ये लीजिए, ये लीजिए, चले भैया। मैंने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास यहां पे है महासागर।
महासागर या समुद्र है। और इस समुद्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और इस जल में क्या थी? प्रारंभिक गैसें। कौन कौन सी गैस थी? कौन कौन सी गैस थी? यहां पे अपने पास थी CH4, यहां पे अपने पास थी NH3, यहां पे अपने पास थी हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पे अपने पास थी कार्बन डाइऑक्साइड। चले, ये खूब सारी एक्सेट्रा, ये खूब सारी प्रारंभिक गैसें इस जल में उपस्थित थी। अब हमको पता है कि धरती का तापमान क्या था? बहुत ज्यादा। धरती का तापमान जो था वो तापमान क्या था? बहुत ज्यादा। जब धरती का तापमान बहुत ज्यादा था तो वो मानते हैं कि ये जो गैसें थी, इन गैसों ने आपस में अभिक्रिया की। किसके अंदर? समुद्र के पानी के अंदर इन गैसों ने आपस में अभिक्रिया की और गैसों ने अभिक्रिया करके निर्माण कर दिया किसका? सरल कार्बनिक पदार्थों का। किसका निर्माण किया? इन्होंने निर्माण किया बेटा, वो निर्माण किया सरल कार्बनिक पदार्थों का। किसका निर्माण किया? सरल कार्बनिक पदार्थों का। सरल कार्बनिक पदार्थों में इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया एमिनो अम्ल, इन्होंने बना दिया एमिनो अम्ल, इन्होंने बना दिया मोनोसैकेराइड, इन्होंने बना दिया मोनोसैकेराइड, इन्होंने बना दिया नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, इन्होंने बना दिया वसा अम्ल, इन्होंने बना दिया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आदि चीजों का निर्माण हो गया। और ये सारी की सारी चीजें क्या थी? ये अपने पास थे यहां पे उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थ। तो सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किससे हुआ? प्रारंभिक गैसों से हुआ। किसके अंदर हुआ? समुद्री जल के अंदर हुआ। अब ये जो मेरे पास बन गए खूब सारे, ये सारे के सारे सरल कार्बनिक अणु, इन सरल कार्बनिक अणुओं से आगे निर्माण होगा, वो होगा जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण। किसका निर्माण होगा बेटा? इनसे निर्माण होगा जटिल कार्बनिक अणु। क्या बनेंगे इनसे? इनसे बनेंगे जटिल कार्बनिक अणु। अब जटिल कार्बनिक अणु कैसे बने? देखिएगा, ये जटिल कार्बनिक अणु जो अपने पास बने, यहां पे क्या हुआ कि अपने पास सबसे पहले इन एमिनो अम्लों ने निर्माण किया प्रोटीन का। एमिनो अम्लों ने किसका निर्माण किया बेटा? इस एमिनो अम्लों से निर्माण हुआ प्रोटीन का। ये मोनोसैकेराइड थे, इन मोनोसैकेराइड से निर्माण हुआ, वो अपने पास हुआ पॉलीसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड से निर्माण हुआ पॉलीसैकेराइड का। यहां पे क्या हुआ? ये नाइट्रोजन क्षारक जो थे, इन नाइट्रोजन क्षारक ने इन मोनोसैकेराइड दैट इज पेंटोज शुगर से अभिक्रिया की और इन्होंने अभिक्रिया करके बनाया न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड बने, इन्हीं से बना अपने पास न्यूक्लिक अम्ल, जिसको अपने कह दिया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। ये जो मेरे पास वसा अम्ल ग्लिसरॉल है, इस वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल ने मिलकर निर्माण कर लिया बेटा, वो निर्माण कर लिया किसका? वसा का निर्माण।
किसका निर्माण कर लिया? वसा का निर्माण। तो हमने बोला एमिनो अम्लों ने बना ली प्रोटीन, मोनोसेक्राइड से बन गया पॉलीसेक्राइड, इन्होंने बना लिया वसामल। इस तरह से ये जो बन गए मेरे पास, ये जटिल कार्बनिक अणु बन गए, हाँ कि ना? अब सवाल अपने पास निकल के आया, सर यहां लग गया हमें कि इन जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण जो हुआ वो सरल कार्बनिक अणुओं से हुआ, हाँ कि ना? किसके अंदर हुआ? महासागर के अंदर या समुद्री जल के अंदर हुआ, यस कि नो? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई? कि यार जब ये केमिकल अभिक्रिया हुई तो इस केमिकल अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रही थी। किसकी जरूरत पड़ रही थी? ऊर्जा की जरूरत पड़ रही थी। वो ऊर्जा कहां से आई? बच्चे ध्यान देना, इन केमिकल अभिक्रियाओं के लिए हमें जरूरत पड़ी ऊर्जा की। ऊर्जा की, तो ये मेरे पास है ऊर्जा का स्रोत। इस ऊर्जा के स्रोत से लगातार हमें क्या मिलती रही? ऊर्जा। क्या मिलती रही? ऊर्जा। अब सवाल था कि सर यहां पे ऊर्जा का स्रोत अपने पास क्या था? बच्चे देखिए कई सारे स्रोत थे, सुनिएगा। सबसे पहले तो सूरज से आने वाली लाइट, सनलाइट, सूरज से आने वाली लाइट, सनलाइट जो थी अपने पास, वो सनलाइट सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स थी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो मैंने बोला यहां ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास ऊर्जा का स्रोत था, वो अपने पास था सनलाइट। पहला ऊर्जा का स्रोत सनलाइट। दूसरा, हमको पता है कि धरती के प्राचीन वातावरण जो था, उस प्राचीन वातावरण में ओजोन परत नहीं थी। जब ओजोन परत नहीं थी तो सूर्य की यूवी किरणें सीधे की सीधी धरती पे आ रही थी, मतलब वातावरण में रेडिएशन, विकिरण बहुत ज्यादा था। तो हमने बोला सनलाइट यहां पे अपने पास है यूवी रेज। तीसरा, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। और अंतिम बात करके चलें तो हमने बोला कि धरती पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा निकलते थे, तो अपने पास हो गया ज्वालामुखी। ये सारे के सारे अपने पास क्या थे? ऊर्जा के स्रोत। इनसे ऊर्जा मिलती रही और उस ऊर्जा की वजह से, धरती के उच्च तापमान की वजह से, हमने बोला ये पूरी की पूरी अभिक्रिया संपन्न हुई और सरल कार्बनिक पदार्थों ने समुद्र के जल में निर्माण कर लिया जटिल कार्बनिक पदार्थों का। अब जब हमने इस पानी को चेक करके देखा, ये जो पानी बना, इस पानी को चेक करके देखा तो ये पानी में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में जटिल कार्बनिक अणु मिले। क्या मिले बेटा? जटिल कार्बनिक अणु मिले। तो ये पानी किससे संतृप्त हो गया? ये पानी जटिल कार्बनिक अणुओं से संतृप्त हो गया और हेल्डेन नाम के वैज्ञानिक ने इस पानी को, महासागरों या समुद्र का वो पानी जो जटिल कार्बनिक अणुओं से संतृप्त था, उसको बोल दिया प्रीबायोटिक सूप। क्या बोल दिया? प्रीबायोटिक सूप। तो मैंने कहा कि ये जो पानी है आध महासागरों का, इसको बोल दिया प्रीबायोटिक सूप, या इसी का दूसरा नाम है हॉट डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। तो जब भी बोले कि प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, ये टर्म किसने दी थी? ये टर्म कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? ये दी थी बेटा बाई हेल्डेन। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? ये हेल्डेन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इसका ओपेरिन से कोई लेना देना नहीं था। तो अब दूसरा सवाल, प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थों से संतृप्त समुद्री जल जो था, उस समुद्री जल को ही क्या कह दिया? प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। तो प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप क्या है?
वो समुद्री जल जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से संतृप्त है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जटिल कार्बनिक पदार्थ घुले हुए हैं, उसी को हेल्डेन ने बोल दिया प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है, हाँ कि ना? तो यहां पे जाके हमारा केमिकल इवोल्यूशन वाला पोर्शन जो था मॉडर्न थ्योरी का, दैट इज उसकी पहली अवस्था जो थी वो होती खत्म। पहली अवस्था कहां पे खत्म होती है? पहली अवस्था यहीं पे खत्म होती है जहां पे प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप का क्या हो गया? निर्माण। किसमें? आदि महासागरों में। किसमें हो गया इसका निर्माण? इसका निर्माण हो गया आदि महासागरों में। चले भैया अपना आगे, हाँ कि ना? चलो यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे मूव करूं। अब इतनी सी बात अपनी पूरी होने के बाद, इतनी सी बात अपनी पूरी होने के बाद सवाल ये था कि सर आप हमें ये बताइए कि इसके आगे की जो अभिक्रिया है वो आगे की अभिक्रिया कैसे हुई होगी? इसके आगे की जो अभिक्रिया है वो आगे की अभिक्रिया कैसे हुई होगी? देखिए बेटा, इसके आगे की अभिक्रिया के लिए हम इसकी दूसरी अवस्था पे मूव करते हैं। दूसरी अवस्था थी इसकी, वो थी अपने पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। दूसरी अवस्था थी अपने पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। चले, हमने बोला कि समुद्री जल जो था वो समुद्री जल ऐसा था जिसमें खूब सारे मात्रा में अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ तथा जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनका आकार बहुत बड़ा था, उनको बोल दिया वृहद अणु, या मैं कह दूं भीमकाय अणु। वृहद अणु या भीमकाय अणु या दानवाकार अणु एक ही बात है, हाँ कि ना? वो किस में उपस्थित थे? वो सारे सारे उपस्थित थे समुद्री जल में। किस में उपस्थित थे? सारे सारे, वो सारे सारे उपस्थित थे समुद्री जल में। देखिएगा, हमने मान लिया बेटा कि ये अपने पास समुद्र है, ये अपने पास समुद्र है और ये अपने पास समुद्र में उपस्थित जल है। हाँ कि ना? इस समुद्री जल में खूब सारे जटिल अणु उपस्थित है। उन जटिल अणुओं में, भीमकाय अणुओं में मेन क्या थे अपने पास? मेनली हम बात करेंगे चार के बारे में। किसके बारे में? पॉलीसेकेराइड के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, दैट इज वसा के बारे में, और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। चलो भैया मैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि ये अपने पास यहां पे उपस्थित भीमकाय अणु थे चार। कौन कौन से थे? सबसे पहला अपने पास है, वो अपने पास है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। चले भैया बना गए। नेक्स्ट दूसरा मेरे पास है, वो अपने पास है वसा, जो यहां पे उपस्थित था। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, वसा जो है वो वृहद अणु में शामिल नहीं होता क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। तो मेनली अपने पास वृहद अणु पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन तथा क्या बच गया? न्यूक्लिक अम्ल, हाँ कि ना? हमने बोला उसके बाद अपने पास है प्रोटीन, और अंतिम वाला अपने पास है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो लिख दिया Na। न्यूक्लिक एसिड जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया Na। इसके अलावा ये जो समुद्री जल था, इस समुद्री जल में खूब सारी मेटल उपस्थित थी। समुद्री जल में क्या थे? खूब सारे मेटल, धातुएं भी उपस्थित थी। चलें, अब हुआ क्या? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये समुद्री जल जो था, इस समुद्री जल में ये अणु खूब सारे उपस्थित थे, वृहद आकार के अणु, जिनको मैं कह दूं भीमकाय अणु या वृहद अणु। अब हुआ ये होगा कि इन अणुओं के बीच अंतर आणविक बल लगा होगा। क्या लगा होगा? अंतर आणविक बल। और उस अंतर आणविक बल की वजह से ये अणु एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए होंगे, मतलब इन्होंने एक दूसरे की तरफ खींचा होगा। लीजिए,
खींचा होगा, खींचा होगा। किस वजह से खींचा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। तो हमने बोला इनके बीच क्या लगा? इनके बीच लगा इंटरमोलिकुलर बल लगा, और उस इंटरमोलिकुलर बल की वजह से ये सारे सारे अणु एक दूसरे के पास आ गए। जब ये अणु एक दूसरे के पास आ गए तो इन अणुओं के पास आने की वजह से यहां पे ये कुछ संरचना बन गई। ये लीजिए, ये जो संरचना बन गई, इस संरचना जो बन गई ये किसकी वजह से बनी? इन वृहद अणुओं के एक दूसरे के नजदीक आने की वजह से, एक दूसरे से चिपकने की वजह से बनी। और ये जो संरचना बनी, इस संरचना को ही अपन बोलते हैं क्या बेटा? इसी को बोलते हैं प्रोटोबायोंट। इस संरचना को ही हम बोलते हैं प्रोटोबायोंट। क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोंट। ध्यान रखना, ये संरचना है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटोबायोंट। इस प्रोटोबायोंट नाम की संरचना को ओपेरिन नाम के वैज्ञानिक ने बोला था कोजरवेट। ओपेरिन ने क्या बोला था? ओपेरिन ने बोला था इसको कोजरवेट। एंड फोक्स नाम का जो वैज्ञानिक था, उस फोक्स ने इसको बोला था माइक्रोस्फेयर। फोक्स ने इसको क्या बोला था? फोक्स ने इसको बोला था माइक्रोस्फेयर। ये मेरे पास क्या है? ये है प्रोटोबायोंट। क्या है? प्रोटोबायोंट। ये प्रोटोबायोंट जो है ये हमें दिखाई पड़ती है, ये कोलोइडल बूंद के समान संरचना है। किसके समान संरचना है? मैंने बोला ये जो प्रोटोबायोंट है ये किसके समान संरचना है? ये अपने पास है कोलोइडल बूंद के समान संरचना है। किसके समान दिखाई दे रही थी? कोलोइडल बूंद के समान संरचना थी, जो किसमें बनी? जो बनी समुद्री जल के अंदर। किसके अंदर बनी? समुद्री जल के अंदर। अब सवाल था सर, इस प्रोटोबायोंट के अगर हम लक्षणों का अध्ययन करें तो इसके लक्षण कैसे होंगे? बच्चे देखिए, अगर हम इस प्रोटोबायोंट के लक्षण के बारे में बात करके चलें तो ये प्रोटोबायोंट जो था, इसका सबसे पहला लक्षण तो ये था कि प्रोटोबायोंट, ये जो प्रोटोबायोंट अपने पास है, ये ग्रोथ कर पा रहा था। प्रोटोबायोंट जो था ये क्या कर रहा था? इसमें ग्रोथ जो थी वो थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी जा सकती थी, हाँ कि ना? तो मैंने बोला ये प्रोटोबायोंट वो था जिसमें ग्रोथ जो है वो ग्रोथ क्या थी? प्रेजेंट थी, उपस्थित थी, वृद्धि हो रही थी। पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोटोबायोंट के चारों तरफ लिपिड का बना हुआ आवरण, मैं कहूं प्लाज्मा झिल्ली जो थी वो क्या थी? अनुपस्थित। मैंने बोला कि इसके अराउंड वसा की बनी हुई परत, वसा परत जो थी वो क्या थी बेटा? एब्सेंट। वो क्या थी? एब्सेंट। चले भैया, तीसरी बात, ये जो था ये वृद्धि तो दर्शा रहा था, लेकिन इसमें कोई भी उपापचय क्रिया नहीं हो रही थी। मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म जो था, उपापचय जो था, वो उपापचय भी क्या था बेटा? उपापचय भी एब्सेंट था। उपापचय भी एब्सेंट था। चौथी बात, ये जो प्रोटोबायोंट था, इस प्रोटोबायोंट में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रजनन भी क्या था? अनुपस्थित। मैंने बोला इसमें रिप्रोडक्शन भी क्या था? एब्सेंट। रिप्रोडक्शन भी क्या था? एब्सेंट। तो उन्होंने कहा कि यार मेटाबॉलिज्म नहीं है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म तो होना चाहिए। रिप्रोडक्शन भी लिविंग का करैक्टर है, लिविंग का वो भी करैक्टर इसमें होना चाहिए। जो कोशिकाएं हैं उस पे कोशिका झिल्ली होती है, ये भी करैक्टर है। ग्रोथ तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों करते हैं। मतलब इन सारे करैक्टर्स को देख के उन्होंने बताया कि यार ये जो प्रोटोबायोंट है, इस प्रोटोबायोंट को हम लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। ये कैसा है? ये प्रोटोबायोंट तो निर्जीव है।
मेरी बात क्लियर है? तो मैं कह दूं कि ये जो प्रोटोबायोंट है इसे सजीव नहीं माना जाता है। मैंने बोला इसे सजीव नहीं माना जाता है, सजीव नहीं माना जाता है। अब सवाल सबसे बड़ा था कि सर इनके पास न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मैटेरियल है, तो फिर ये रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरी बात, इनके पास प्रोटीन है और हमने पढ़ा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो मतलब जब इनके पास एंजाइम के लिए प्रोटीन है तो फिर इनमें उपापचय क्रियाएं क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं तो लोचा है। लोचा क्या था? वैज्ञानिकों ने देखा कि यार इस समुद्र में ये जो प्रोटीन बना था, ये जो प्रोटीन बना था, ये जो पहला प्रोटीन बना था, ये प्रोटीन निष्क्रिय था। मतलब इसमें कोई भी एंजाइम जैसी गतिविधि उपस्थित नहीं थी। मतलब ये प्रोटीन जो था ये मेरे पास कैसा था? ये अपने पास था नॉन एंजाइमेटिक। मैंने कहा सीधा बोलूं, निष्क्रिय। तो ध्यान रखना, धरती पे पहला प्रोटीन जो बना था वो कैसा था? निष्क्रिय। इसीलिए प्रोटोबायोंट जो था, उस प्रोटोबायोंट में उपापचय नहीं हो रहा था। दूसरी बात, यहां पे ये जो न्यूक्लिक अम्ल बना था, पहला न्यूक्लिक अम्ल जो धरती पे बना था वो था आरएनए। पहला न्यूक्लिक अम्ल क्या था? वो था आरएनए। और उस आरएनए में प्रतिलिपिकरण की क्षमता, जिसको कहते हैं रिप्लिकेशन की क्षमता, नहीं थी। तो मैंने कहा ये प्रथम न्यूक्लिक अम्ल जो था, उस प्रथम न्यूक्लिक अम्ल में रिप्लिकेशन की क्षमता नहीं थी। तो मैंने कहा कि प्रथम न्यूक्लिक एसिड में, शॉर्ट में लिख दिया, न्यूक्लिक एसिड में प्रतिकृतिकरण की क्षमता अनुपस्थित थी। क्या थी? अनुपस्थित थी। और वो न्यूक्लिक एसिड क्या था अपने पास? पहला न्यूक्लिक एसिड था बेटा आरएनए। तो ध्यान रखना, पहला जो न्यूक्लिक एसिड बना, वो पहला न्यूक्लिक एसिड कैसा था? वो आरएनए था और उसमें प्रतिलिपिकरण की क्षमता, रिप्लिकेशन की पावर क्या थी? एब्सेंट। और फर्स्ट प्रोटीन जो बना वो कैसा था? निष्क्रिय था। उसमें भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंप्लीटली क्या थी? एब्सेंट। इसी वजह से ये जो प्रोटोबायोंट अपने पास बना, जो समुद्री जल में बना, इसमें ना तो उपापचय की क्षमता थी, ना ही रिप्रोडक्शन की क्षमता थी, क्योंकि उपापचय के लिए एंजाइमेटिक गतिविधि चाहिए और रिप्रोडक्शन के लिए जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल में प्रतिकृतिकरण की क्षमता, रिप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। इसीलिए हमने इस प्रोटोबायोंट को सजीव नहीं माना। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल था कि जब इसको सजीव नहीं माना तो पहला जीवन धरती पे आया कब, कैसे आया? पे मूव करता हूं। अब बच्चे हम ये तो बता चुके कि अपने पास प्रोटोबायोंट कैसे बना, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। वो सवाल ये था कि जीवन की स्वतः प्रतिक्षम उपापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। मतलब हमें यह बताना था कि अभी तक जो संरचना बनी उसको तो हमने सजीव नहीं माना। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें उपापचय की क्षमता थी, ना ही उसके जेनेटिक मटेरियल में स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित थी। तो हमें यह बताना है कि ऐसा कैप्सूल, ऐसी लिविंग संरचना कब बनी जिसके जेनेटिक मटेरियल में स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता भी थी, मतलब रिप्लिकेशन की क्षमता भी उपस्थित थी, तथा उसमें उपापचय भी था। यह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो गया। चले तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को उससे कोरिलेट करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ये अपने पास प्राचीन महासागर है। ये लीजिए, ये अपने पास
प्राचीन महासागर है। हमने बोल दिया ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है महासागर, या मैं कह दूं समुद्र है, हाँ कि ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये समुद्र जो है, इस समुद्र में बहुत सारे भीमकाय अणुओं से बनी हुई संरचना उपस्थित थी, जिसको मैंने कहा प्रोटोबायोंट। हमने मान लिया कि इस समुद्र में अपने पास ये कोई प्रोटोबायोंट है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरे पास यहां पे उपस्थित प्रोटोबायोंट है। इस प्रोटोबायोंट में पॉलीसेकेराइड भी है, इस प्रोटोबायोंट में लिपिड भी है, फैट भी है, इस प्रोटोबायोंट में प्रोटीन भी है, प्रो से मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है। सेम ऐसे मैंने बोल दिया इसमें पॉलीसेकेराइड भी है, इसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। इस संरचना को ही तो मैंने बोला बच्चे, क्या, प्रोटोबायोंट। अब हमें यही तो पता करना है कि इस प्रोटोबायोंट में ना तो उपापचय उपस्थित था, ना तो मेटाबॉलिज्म उपस्थित था, और ना ही इसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता उपस्थित थी, हाँ कि ना। तो हमें यही तो पता करना है कि इस प्रोटोबायोंट से आगे कौन सी संरचना बनी और वो कैसे बनी, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता भी उपस्थित थी तथा उपापचय भी उपस्थित था। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये समुद्री जल है, इस समुद्री जल में खूब सारी मेटल्स जो है वो मेटल्स उपस्थित है, मतलब खूब सारी धातुएं उपस्थित है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम आगे की कहानी सुनाते, सुनिएगा। वैज्ञानिकों को मानना है कि इस प्रोटोबायोंट में जो सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल था, मैंने कहा कि ये इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड था। ये सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल था। ये ऐसा न्यूक्लिक अम्ल था जिसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता, रिप्लिकेशन की एबिलिटी जो थी वो क्या थी, अनुपस्थित। मतलब ये मेरे पास था, वो था नॉन रिप्लिकेबल। कैसा था, ये मेरे पास था, ये मेरे पास था बेटा नॉन रिप्लिकेबल, हाँ कि ना। अब वैज्ञानिक के सामने पहला सवाल तो ये कि ये जो नॉन रिप्लिकेबल न्यूक्लिक अम्ल था, दैट इज आरएनए था, ये रेप्लिकेबल में कैसे बदला? क्योंकि जब ये 100 प्रतिकृतिकरण करने लग जाएगा, रिप्लिकेशन करने लग जाएगा, तो फिर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल अपने पास ये था कि यहां पे ये जो प्रोटीन उपस्थित थी, यहां पे ये जो प्रोटीन उपस्थित थी, ये जो प्रोटीन उपस्थित थी, ये प्रोटीन जो थी ये थी निष्क्रिय, मतलब ये कोई भी एंजाइमेटिक गतिविधि नहीं दर्शा रही थी। मैंने कहा ये कैसी थी अपने पास, ये अपने पास थी निष्क्रिय। तो अब सवाल था कि जब तक ये प्रोटीन सक्रिय नहीं होगी, मतलब ये एंजाइमेटिक गतिविधि दर्शाना शुरू नहीं करेगी, तब तक उपापचय क्रियाएं शुरू नहीं हो सकती। मतलब किसी भी सजीव संरचना का निर्माण पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों ही काम कैसे हुए देखिएगा। सबसे पहले अपने पास ये जो निष्क्रिय प्रोटीन थी, इस प्रोटीन का क्या हुआ देखिएगा। हमने आपसे बोला बेटा कि ये समुद्री जल है और इस समुद्री जल में अपने पास ये खूब सारी मेटल्स है, अलग अलग तरह की धातुएं उपस्थित है। तो इन धातुओं में से कोई भी जो उपयुक्त धातु होती है, अलग अलग टाइप की धातुएं अलग अलग तरह की प्रोटीन के साथ क्रिया करती है, प्रोटीन से जाके जुड़ती है। तो कोई भी उपयुक्त धातु जो थी, उपयुक्त धातु जो थी, मेटल जो थी, वो कोई भी उपयुक्त धातु गई और वो धातु जाके किसके साथ जुड़ गई? वो धातु जाके जुड़ गई बेटा, वो जाके जुड़ गई इस प्रोटीन के साथ। किसके साथ जुड़ गई? प्रोटीन के साथ। जो ही प्रोटीन के साथ ये धातु जुड़ी, धातु के प्रोटीन के साथ जुड़ते ही अपने पास ये प्रोटीन जो थी ये होगी अपने पास सक्रिय। कैसी होगी? सक्रिय। मैंने बोला अपने पास किसका निर्माण हो गया? अपने पास निर्माण हो गया सक्रिय प्रोटीन का।
किसका निर्माण हो गया? अपने पास निर्माण हो गया बेटा सक्रिय प्रोटीन का। आपको बता दूं कि यह सक्रिय प्रोटीन वो थी जिसमें एंजाइमेटिक गतिविधि विकसित होना शुरू हो गई है। क्या हो गई है? एंजाइमेटिक गतिविधि विकसित होना शुरू हो गई है। यह मेरे पास सक्रिय प्रोटीन थी। चले भैया, फिर क्या हुआ? अब हुआ ये कि मेरे पास ये जो न्यूक्लिक अम्ल है जिसको हम अभी तक देख रहे हैं, ये वो न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें रिप्लिकेशन की क्षमता उपस्थित नहीं है। तो अब जब तक इसमें रिप्लिकेशन की क्षमता विकसित नहीं हो सकती, नहीं होएगी, तब तक एक सजीव संरचना का निर्माण भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ? उसके बाद अपने पास ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, इस न्यूक्लिक अम्ल जो था, इस न्यूक्लिक अम्ल में हुआ उत्परिवर्तन। इसमें हुआ उत्परिवर्तन। सवाल था सर न्यूक्लिक अम्ल में उत्परिवर्तन कैसे हुआ? बच्चे हमको पता है कि धरती के प्राचीन वातावरण जो था उसमें ओजोन परत नहीं थी, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें सीधे कहां आ रही थी? धरती पर। तो मैंने बोला यहां से आई अपने पास यूवी रेज, और ये यूवी रेज धरती पे आई, और इन यूवी रेज की वजह से इस न्यूक्लिक अम्ल जो कि आरएनए था उसमें क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ। और जो ही न्यूक्लिक अम्ल में उत्परिवर्तन हुआ, इसके उत्परिवर्तन के फलस्वरूप निर्माण हुआ न्यूक्लिक एसिड का। और ये वो न्यूक्लिक एसिड था जिसमें रिप्लिकेशन की क्षमता जो थी वो क्या थी? उपस्थित। मतलब ये कैसा था? ये मेरे पास था केबल। ये कैसा था? रेप्लिकेबल। रेप्लिकेशन की क्षमता आ गई, हाँ कि ना? अब हुआ क्या बेटा? ये जो सक्रिय प्रोटीन था, ये सक्रिय प्रोटीन जाके जुड़ गया इस न्यूक्लिक अम्ल के साथ। और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या था? ये न्यूक्लिक अम्ल था आरएनए। इस आरएनए के साथ जुड़ गया जाके कौन? सक्रिय प्रोटीन। ये लीजिए, हमने बोला ये सक्रिय प्रोटीन जो था, ये सक्रिय प्रोटीन जाके किसके साथ जुड़ गया? ये जाके जुड़ गया इस आरएनए के साथ। जब सक्रिय प्रोटीन जाके इस आरएनए के पास जुड़ गया तो इनसे निर्माण हुआ, वो निर्माण हुआ न्यूक्लियो प्रोटीन का। किसका हुआ? न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो थे, ये न्यूक्लियो प्रोटीन ही धरती पर जीवन का पहला संकेत था। धरती पर जब भी पूछे कि धरती पर जीवन का संकेत जो था, जीवन का साइन जो था, वो क्या था? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या था? ये था धरती पर जीवन का फर्स्ट, दैट इज प्रथम संकेत। तो जीवन का, धरती पर जीवन का सबसे पहला संकेत किसने दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन ने दिया। अब हुआ क्या? धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन था, इस न्यूक्लियो प्रोटीन जो अपने पास था, इस न्यूक्लियो प्रोटीन का अपने पास जाल बन गया। मैंने कहा क्लस्टर बन गया, गुच्छा बन गया, हाँ कि ना? ये न्यूक्लियो प्रोटीन का गुच्छा बन गया। और न्यूक्लियो प्रोटीन के गुच्छे के चारों तरफ एक लिपिड की, वसा की परत का निर्माण हो गया। देखिए कैसे हुआ? हमने बोला अपने पास ये न्यूक्लियो प्रोटीन बना। धीरे धीरे क्या हुआ? इस न्यूक्लियो प्रोटीन का गुच्छा बना, जाल बना, और न्यूक्लियो प्रोटीन के जाल के चारों तरफ बन गई, ये लीजिए, वसा की परत। क्या बन गई भैया? वसा की परत। और इस वसा की परत के अंदर क्या है? इस वसा की परत के अंदर है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ जाल। इसके अंदर है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ जाल, हाँ कि ना? ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ जाल है। ये मेरे पास जो है, ये किसका जाल है? ये है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ जाल, या मैं कह दूं न्यूक्लियो प्रोटीन का गुच्छा। ये लीजिए, ये मेरे पास ब्लू वाली जो है, ये मेरे पास है न्यूक्लियो प्रोटीन का जाल।
क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। किसका क्लस्टर है? न्यूक्लियो प्रोटीन का। और इस न्यूक्लियो प्रोटीन में कितनी चीजें? इस न्यूक्लियो प्रोटीन में दो चीजें। पहला तो न्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो प्रेजेंट है प्रोटीन वाला भाग। ये लीजिए, ये जो प्रोटीन वाला भाग यहां पे है, इस प्रोटीन वाले भाग में कुछ और नहीं, इसमें अपने पास क्या चीज है? इस प्रोटीन वाले भाग में अपने पास है, वो है ग्लूकोज के किण्वन के एंजाइम। किसके हैं? ग्लूकोज के किण्वन के एंजाइम। मैंने बोला ये पीले वाला है, ये मेरे पास है ग्लूकोज फर्मेंटेशन एंजाइम। ये मेरे पास है ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के एंजाइम। और ये व्हाइट वाली जो इसके चारों तरफ परत है, इसको ही हम बोलते हैं वसा परत। इसी को हम बोलते हैं वसा परत। और ये जो संरचना मेरे पास बन गई, जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन का जो क्लस्टर है, न्यूक्लियो प्रोटीन का जो गुच्छा है, न्यूक्लियो प्रोटीन का जो जाल है, वो वसा की परत से आवृत है। इसी को हम बोलते हैं बेटा इओबायोन्ट या प्रोटोसेल। ये मेरे पास क्या है? यही मेरे पास है प्रोटोसेल, या इसी का दूसरा नाम है इओबायोन्ट। तो इओबायोन्ट का निर्माण किससे हुआ? प्रोटोबायोन्ट से। किससे हुआ? प्रोटोबायोन्ट से। कब हुआ? जब इस प्रोटोबायोन्ट में उत्परिवर्तन के द्वारा जेनेटिक मैटेरियल कैसा हो गया? रिप्लिकेबल, तथा प्रोटीन जो थी वो हो गई सक्रिय। उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? प्रोटोबायोन्ट और इओबायोन्ट का निर्माण हुआ। तो जब भी पूछे इओबायोन्ट क्या है, तो आप कहोगे इओबायोन्ट न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ क्लस्टर, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ गुच्छा है, जो कि वसा की परत से आवृत होता है। हाँ कि ना? अब सवाल था, सर हमने पिछली स्लाइड में बात कर ली थी, क्या बात कर ली थी? वो बात ये कर ली थी कि ये प्रोटोबायोन्ट कैसे बना और उस प्रोटोबायोन्ट के क्या लक्षण थे। अब हमने ये बात कर ली कि ये प्रोटोसेल और इओबायोन्ट कैसे बना, और अब हमें ये बताइए कि इस इओबायोन्ट के क्या महत्वपूर्ण लक्षण थे। चलिए बात करते हैं। बच्चे, मैंने अभी डायग्राम में बनाया कि ये मेरे पास जो संरचना है, ये मेरे पास इओबायोन्ट है, दैट इज ये मेरे पास है प्रोटोसेल, या इसी का दूसरा नाम है इओबायोन्ट। ये मेरे पास है प्रोटोसेल, या इसी का नाम है इओबायोन्ट। मैंने बताया इस प्रोटोसेल इओबायोन्ट में क्या है मेरे पास? न्यूक्लियो प्रोटीन के क्लस्टर। ये लीजिए, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन के क्लस्टर जो है, और इसमें दूसरी चीज यहां पे है क्या? ग्लूकोज फर्मेंटेशन वाले एंजाइम, यस कि नो? और ये प्रोटोबायोन्ट इओबायोन्ट का ये जो जेनेटिक मैटेरियल है, ये जेनेटिक मैटेरियल क्या है मेरे पास? ये जेनेटिक मैटेरियल मेरे पास है आरएनए। क्या है भैया? ये जेनेटिक मैटेरियल मेरे पास है आरएनए। अब सवाल था, सर क्या इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही थे, उसके अलावा कुछ नहीं था? नहीं, न्यूक्लिक एसिड भी था, प्रोटीन भी था। जब वसा की परत है तो इसमें वसा भी था, तथा पॉलीसेकेराइड भी उपस्थित था। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब इसमें सारे के सारे वृहद अणु क्या थे? उपस्थित। ये रही अपने पास वसा परत। चलो भैया, अब सवाल अपने पास पूछा कि ये जो मेरे पास बन गया अपने पास, जिसको हमने कहा प्रोटोसेल इओबायोन्ट, इस इओबायोन्ट के क्या लक्षण थे? सबसे पहले ये इओबायोन्ट जो बना, प्रोटोसेल जो बना, ये धरती पर प्रथम अकोशिकीय जीव था, या मैं कहूं धरती पर प्रथम अकोशिकीय जीवन जो था वो क्या था? प्रोटोसेल या इओबायोन्ट। तो मैंने बोला ये क्या है? पृथ्वी पर प्रथम अकोशिकीय
जीवन, जीवन जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने कह दिया जीवित कैप्सूल। क्यों बोला? क्योंकि सारे के सारे ये जो भीमकाय अणु थे, वृहद अणु थे, ये वसा की परत से घिरे हुए थे। तो मैंने बोल दिया ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास है जीवित कैप्सूल। चले, अब सवाल था कि अब बताओ कि इस प्रथम अकोशिकीय जीवन जो था इसकी उत्पत्ति कब हुई। ध्यान रखना, धरती पर प्रथम अकोशिकीय जीवन क्या था? प्रोटोसेल या इयोबायोंट। और इस इयोबायोंट की जब भी पूछे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, वो उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 3 अरब वर्ष पहले। कितने अरब वर्ष पहले? 3 अरब वर्ष पहले, या मैं कह दूं कि 300 करोड़ वर्ष पूर्व। दोनों की दोनों बातें एक ही है। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट सवाल पूछेगा, सर आप हमें इसे कुछ लक्षण बताइए। देखिए बच्चा, ये प्रोटोसेल जो था, इस प्रोटोसेल में भी प्रोटोबायोंट की तरह ग्रोथ प्रेजेंट थी। ये लीजिए, हमने बोला ये ऐसा था जिसमें ग्रोथ, वो ग्रोथ क्या होती है बेटा? प्रेजेंट। चले, दूसरी बड़ी बात, हमने कहा कि यहां पे प्रोटीन जो था वो प्रोटीन सक्रिय हो चुका है। जब प्रोटीन सक्रिय हो चुका है और ये पीले वाले जो है इनको मैंने कहा है ग्लूकोज फर्मेंटेशन एंजाइम, तो जब एंजाइम है तो इसमें उपापचय क्रियाएं भी होगी। मतलब ये वो था जिसमें उपापचय जो था, वो उपापचय भी क्या था? उपापचय भी प्रेजेंट था, उपापचय भी उपस्थित था। चले भैया, तीसरी बात बच्चे, हमने कहा कि ये जो थे इनके चारों तरफ वसा की परत उपस्थित थी। क्या उपस्थित थी? वसा की परत। तो मैं ये कह दूं कि ये वो थे जिनमें वसा परत जो थी वो भी क्या थी बेटा? प्रेजेंट थी। वसा की परत जो थी वो वसा की परत भी क्या थी? उसमें उपस्थित थी। चले भैया नेक्स्ट, अगर हमसे पूछे कि बताओ ये रिप्रोडक्शन करते थे कि नहीं करते थे, बच्चे ध्यान रखना इसका जेनेटिक मैटेरियल क्या था? आरएनए। और इनके आरएनए में रिप्लिकेशन की एबिलिटी जो थी, स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता जो थी वो विकसित हो चुकी थी। जब स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता थी तो बताओ ये रिप्रोडक्शन अपना गुणन कर सकते थे कि नहीं? हाँ कर सकते थे। मतलब इनमें रिप्रोडक्शन जो था वो भी क्या था बेटा? इनमें रिप्रोडक्शन जो था वो रिप्रोडक्शन भी क्या था? उपस्थित था। चले भैया अपना आगे, अब आगे का सवाल कि इनमें रिप्रोडक्शन भी अपने पास उपस्थित था। अब देखिए सवाल था कि अगर हम प्रोटोसेल का अध्ययन करें तो इसमें कौन कौन से वृहद अणु या भीमकाय अणु होंगे? बच्चे ध्यान रखना, ये जो प्रोटोसेल था इनमें जेनेटिक मैटेरियल न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए था, प्रोटीन थी, वसा की परत थी, पॉलीसेकेराइड था। तो ध्यान रखना ये वो मॉलिक्यूल था जिसमें वृहद अणु जो थे वो क्या थे? उपस्थित। तो मैंने बोला कि इसमें वृहद अणु या मैं कहूं भीमकाय अणु वो क्या थे बेटा? वो भी थे अपने पास प्रेजेंट। वो भी क्या थे अपने पास? प्रेजेंट। हाँ कि ना? चले भैया अपन आगे, चले अपन आगे, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना जब भी पूछे कि धरती पे प्रथम अकोशिकीय जीव जो था या अकोशिकीय जीवन जो था, वो अकोशिकीय जीवन कब उत्पन्न हुआ? आप कहोगे आज से लगभग 3 अरब वर्ष पहले। मतलब मैं सीधा सा बोलूं लगभग
300 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ, और वो जो हुआ वो क्या था? प्रोटोसेल या बायोट, जिसको हम बोलते हैं जीवित कैप्सूल। और ये जीवित कैप्सूल जो था ये वृद्धि भी करता था, इसमें मेटाबॉलिज्म उपापचय भी उपस्थित था, इसमें वसा की परत भी उपस्थित थी, ये रिप्रोडक्शन भी करता था, और इसका निर्माण हुआ था वृहद अणुओं से, दैट इज भीमकाय अणुओं से। और वो भीमकाय अणु क्या थे? वो था आरएनए, प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? हाँ जी, कोई दिक्कत है? नहीं है? चले अपन आगे। अब सवाल था सर अपने पास अभी तक जो बनी है वो बनी है प्रथम अकोशिकीय जीव बनाया है या अकोशिकीय जीव बनाया है। अब बताओ इस अकोशिकीय जीवन से, इस अकोशिकीय जीव से पहली कोशिका जो थी वो पहली कोशिका कब बनी और कैसे बनी? पहली कोशिका कब बनी और कैसे बनी? चले भैया अपन आगे। हाँ जी, चले अपन आगे बात करें। देखिएगा देखिएगा, कैसे बनी? देखिएगा, अभी तक हम बात किया बेटा कि अपने पास ये जो संरचना है ये अपने पास यहां पे उपस्थित प्रोटोसेल है। ये प्रोटोसेल है, और ये ऐसी प्रोटोसेल थी जिसके अंदर अपने पास न्यूक्लियोप्रोटीन के क्लस्टर उपस्थित थे, हाँ कि ना? और ये लिपिड की झिल्ली से या मैं कहूं वसा की परत से आवृत थी। हमने बोला कि ये इसके पास, सीधी बात बोले, ये अपने पास है आरएनए, ये अपने पास है आरएनए, और ये अपने पास जो है ये अपने पास है वसा परत। अब सवाल था कि इससे सबसे पहली कोशिका जो थी वो सबसे पहली कोशिका कैसे बनी होगी? चले भैया देखिए, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये प्रोटोसेल जो थी, इस प्रोटोसेल में हुआ बेटा उत्परिवर्तन। इसमें क्या हुआ? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत था यूवी किरणें। हमने बोला ये जो प्रोटोसेल थी, इस प्रोटोसेल में हुआ उत्परिवर्तन। इस प्रोटोसेल में उत्परिवर्तन हुआ, उस उत्परिवर्तन के फलस्वरूप इस प्रोटोसेल में उपस्थित आरएनए जो था, उस आरएनए से बन गया डीएनए। उससे क्या बन गया? डीएनए। मैंने बोला ये मेरे पास बन गई फर्स्ट सेल। ये फर्स्ट सेल कोई और नहीं, ये अपने पास थी एक प्रोकैरियोटिक सेल, और इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मैटेरियल था वो था अपने पास डीएनए। चले भैया बना गए, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ये जो वसा परत थी, इस वसा परत की जगह यहां बन गई कोशिका झिल्ली। ये मेरे पास जो है ये अपने पास है कोशिका झिल्ली। ये मेरे पास जेनेटिक मैटेरियल दैट इज डीएनए, ये कोशिका झिल्ली। ध्यान रखना, ये प्रथम जो कोशिका बनी उसमें असत्य केंद्रक उपस्थित था, उसका जो जेनेटिक मैटेरियल था, डीएनए था, वो नेकेड डीएनए था, और यहां पे भरा हुआ ये पूरा का पूरा ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल है इसका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ये जो संरचना है मेरे पास, ये यहां पे बनी, ये बनी प्रथम कोशिका। क्या बनी बेटा? प्रथम कोशिका। और ये प्रथम कोशिका कैसी कोशिका थी? ये थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने बोला कि ये अपने पास जो बनी, ये अपने पास थी प्रथम कोशिका। प्रथम कोशिका, तो प्रोटोसेल से निर्माण हुआ प्रथम कोशिका का। अब सवाल था
कि ये प्रथम कोशिका कैसी कोशिका थी? ये प्रथम कोशिका जो थी, ये प्रथम कोशिका थी अपने पास कैसी? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका थी भैया? ये प्रथम कोशिका जो थी, ये कैसी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हमने बोला कि ये अपने पास प्रथम कोशिका जो बनी, ये अपने पास थी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। हाँ कि ना? अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थी और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जो हुई वो कब हुई? जब भी पूछे कि बताओ प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कब हुई, तो बेटा इसकी उत्पत्ति जो हुई वो उत्पत्ति हुई आज से लगभग 2 अरब वर्ष पहले। मतलब आज से लगभग 2 अरब वर्ष तक देखें तो किसी भी कोशिका का कोई अवशेष अपने पास नहीं है। कोई भी जो कोशिका मिली है वो कम से कम 2 अरब वर्ष पुरानी मिली है। मतलब आज से 2 अरब वर्ष पीछे तक कोशिका नहीं थी, उसके बाद थी। तो उत्पत्ति कब हुई? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व, या मैं कह दूं 200 करोड़ वर्ष पूर्व। 200 करोड़ वर्ष पूर्व। हाँ कि ना? ये कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसकी उत्पत्ति किसमें हुई? अभी तक सारी की सारी अभिक्रिया किसमें चल रही है? समुद्री जल में। तो किसमें उत्पन्न हुई? समुद्री जल में उत्पन्न हुई। चलो भैया हम आगे। अब सवाल था कि ये जो पहली कोशिका बनी, इस पहली कोशिका में श्वसन कैसे होता था? बेटा ये पहली कोशिका बनी, ये उस टाइम पे बनी जब धरती पे ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये श्वसन कैसे करेगी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो इसमें कैसा श्वसन था? इसमें था अवायवीय, इसमें होता था बेटा, वो होता था अवायवीय श्वसन। चले भैया नेक्स्ट, ये जो प्रथम कोशिका बनी जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, इनमें पोषण कैसे होता था? बेटा ध्यान रखना, ये प्रथम कोशिका बनी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, उसमें अवायवीय श्वसन होता था तथा ये थे अपने पास विषमपोषी। कैसे थे? विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीजों से उनको डिकम्पोज करके अपना भोजन अवशोषित करने का काम करते थे। मतलब ये मेरे पास कैसे थे? ये मेरे पास थे मृतोपजीवी। ये अपने पास कैसे थे? ये अपने पास थे मृतोपजीवी। चलो भैया मैं आगे चले आगे। ये जो प्रथम कोशिका थी इसमें रिप्रोडक्शन भी होता था। कैसा भैया? रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक का सबसे फेमस एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है वो या तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, या बैक्टीरिया जो था उनमें फिलामेंटस बैक्टीरिया में कुछ में फ्रेगमेंटेशन से होता है, लेकिन फिलामेंटस बैक्टीरिया जो थे वो तो बहुत एडवांस थे। यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के 2 ही बहुत फेमस तरीके हैं, या तो अपने पास होता है बडिंग के थ्रू या फिर होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। तो ये 2 ही तरीके इनमें रिप्रोडक्शन के थे मेनली, या तो बडिंग या फिर बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन भी इनमें होता था। चले, अब सवाल था कि अपने पास ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तो बन गई, लेकिन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बनी होगी कैसे? बच्चे ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, पहली कोशिका, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोबारा से हुआ होगा उत्परिवर्तन। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका बनी, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हुआ होगा? उत्परिवर्तन। और उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ होगा? यूकैरियोटिक सेल का। किसका निर्माण हुआ होगा?
यूकैरियोटिक सेल का जो हमारी कोशिका है। और आप प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है ये ऑलरेडी सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, वो पूछेगा कि बताओ यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति कब हुई, तो ध्यान रखना इस यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व। कब हुई थी? लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। किससे हुई थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका से उत्परिवर्तन के द्वारा हुई थी। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे इनमें वायवीय श्वसन शुरू हो गया था तथा इनमें सत्य केंद्रक एक ट्रू केंद्रक था। मेरी बात क्लियर है? चलें, अब सवाल था सर आपने ये बता दिया कि सबसे पहली कोशिका कब बनी थी, लेकिन अब आप आगे का पोर्शन बताइए हमें कि ये सबसे पहली कोशिका तो अपने पास बन गई, लेकिन इससे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे बने? धरती पे ऑक्सीजन जो थी वो ऑक्सीजन कैसे आई? करे बात, देखिएगा बेटा। अभी तक अपने पास जो बनी थी वो प्रथम कोशिका बनी थी, जो कैसा था? वो था अपने पास विषमपोषी ऑर्गेनिज्म। तो हमने बोला कि सबसे पहले अपने पास बना था वो कैसा बना था भैया? वो अभी तक अपने पास बची थी विषमपोषी जीव आया था, जो कि अपने पास कौन सा जीव था? प्रथम जीव था, हाँ कि ना? अब था कि इस विषमपोषी जीव से आगे के जीव कैसे बने। चलिए बेटा, ये विषमपोषी जीव जो था इससे सबसे पहले अपने पास आए वो आए रासायनिक स्वयंपोषी जीव। कैसे आए? रासायनिक स्वयंपोषी जीव। अपने पास आए रासायनिक स्वयंपोषी जीव। ये रासायनिक स्वयंपोषी जीव जो थे ये क्या काम कर रहे थे? इनका सबसे फेमस एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं तो मेरे पास इसका उदाहरण है, वो मेरे पास है आयरन बैक्टीरिया। चले भैया, ये अपने पास रासायनिक स्वयंपोषी जो जीव थे, इन रासायनिक स्वयंपोषी में सबसे फेमस है आयरन बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म जो थे, ये रासायनिक स्वयंपोषी जो जीव थे, ये क्या काम कर रहे थे? ये सॉल्ट्स के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा आ रही थी उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे भोजन बनाने में। उस ऊर्जा का क्या कर रहे थे? उपयोग कर रहे थे। वो कर रहे थे भोजन बनाने में, इसलिए इनको बोल दिया रासायनिक स्वयंपोषी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और ये रासायनिक स्वयंपोषी जो ऑर्गेनिज्म थे, इन रासायनिक स्वयंपोषी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल क्लोरोफिल डेवलप हुआ। मैंने बोला इनमें क्या डेवलप हुआ? इनमें डेवलप हुआ बैक्टीरियल विकसित हुआ। जब इनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल विकसित हुआ तो उसके फलस्वरूप ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या शुरू कर दिया? जब बैक्टीरियल क्लोरोफिल विकसित हुआ तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू हुआ और इनसे बने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बने इनसे? इनसे बने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी। लेकिन वो ऑक्सीजन रहित फोटोसिंथेसिस करते थे। क्या करते थे? ऑक्सीजन रहित फोटोसिंथेसिस करते थे। तो हमने बोला कि इनसे निर्माण किसका हुआ? इनसे निर्माण हुआ फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी का। फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी का। और इस फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी का अगर मुझे एग्जांपल लेना पड़े तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है, वो अपने पास है बेटा सल्फर बैक्टीरिया।
सबसे फेमस एग्जांपल है मेरे पास, वो है सल्फर बैक्टीरिया। ध्यान रहे, ये सल्फर बैक्टीरिया जो था ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा था, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो जल की जगह H2O की जगह H2S का यूज कर रहा था। तो मैंने कहा ये फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी जो था, ये फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी था, ये ऑक्सीजन रहित फोटोसिंथेसिस कर रहा था। मतलब ये कर रहा था नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये कर रहा था नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, हाँ कि ना। धीरे धीरे ये जो सल्फर बैक्टीरिया की तरह के नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले स्वयंपोषी थे, इन स्वयंपोषी में धीरे धीरे क्लोरोफिल डेवलप होना शुरू हुआ। क्या डेवलप होना शुरू हुआ? क्लोरोफिल का विकास हुआ। मैंने बोला इनमें हुआ अभी तक किसका विकास हुआ था? बैक्टीरियल क्लोरोफिल का। अब हुआ क्लोरोफिल का विकास हुआ। जब क्लोरोफिल का विकास हुआ तो ये कैसे बन गए? ये बन गए अपने पास फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी। ये भी कैसे थे? ये भी अपने पास कैसे थे? ये भी अपने पास थे फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी। लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी थे, ये स्वयंपोषी इन फोटोसिंथेटिक स्वयंपोषी जिसमें सल्फर बैक्टीरिया आ रहा था, इनसे अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि ये कर रहे थे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें जल का यूज हो रहा था। और जब भी जल का यूज होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा? निर्माण। ऑक्सीजन का क्या होगा? निर्माण। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे। इनका एग्जांपल अपन लेके चले तो अपना एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको अपन बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। या BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो धरती पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न किया, वो कौन से थे? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोट थे। और जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया तो वो कैसा था बेटा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कैसा किया? इन्होंने किया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इन्होंने किया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया तो वातावरण में खूब सारी ऑक्सीजन क्या हो गई? मुक्त। तो हमने बोला कि इसकी वजह से क्या आई? ऑक्सीजन क्रांति। इसकी वजह से आई ऑक्सीजन क्रांति। क्या आई बेटा? ऑक्सीजन क्रांति हुई। ऑक्सीजन क्रांति हुई और खूब सारी ऑक्सीजन जो थी, वो खूब सारी ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हुई। जब खूब सारी ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हुई, ऑक्सीजन क्रांति आई, खूब सारी ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, तो वातावरण में अब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। पहले वातावरण में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो अब जो अपचयी वातावरण था वो कैसे वातावरण में बदल गया? ऑक्सीकृत वातावरण में बदल गया, हाँ कि ना। हमने बोला अपचयी वातावरण ऑक्सीकृत वातावरण में बदल गया। पहली बार जब अपचयी वातावरण ऑक्सीकृत वातावरण में बदल गया तो अमोनिया तथा मीथेन का हो गया ऑक्सीकरण। क्या हुआ भैया? NH3CH4 का ऑक्सीकरण हुआ। जब ऑक्सीजन आ गई तो इनका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बेटा ध्यान रखना, हमारे प्राचीन वातावरण में तो अमोनिया तथा मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित थी, लेकिन वर्तमान वातावरण में ये गैसें अधिकता में उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्री ऑक्सीजन उपस्थित है। जब फ्री ऑक्सीजन उपस्थित है तो इनका क्या कर देती है? ऑक्सीकरण। हाँ क्या ना?
चलें तीसरी बात, जब ऑक्सीजन यहां पे आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो इससे पहले तक जीव जो था वो अवायवीय श्वसन कर रहा था। जब फ्री ऑक्सीजन आ गई तो अब कैसा श्वसन शुरू होगा? वायवीय श्वसन। तो हमने बोला कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे वायवीय श्वसन शुरू हुआ। क्या हो गया? शुरू हो गया। चले भैया अंतिम बात, बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई, बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई, और वो ऑक्सीजन जमीन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाके उन्होंने एक परत का निर्माण कर लिया जिसको कहते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत जो थी वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित, या मैं कह दूं धरती पे आने से रोकने का काम करती है। तो ऑक्सीजन क्रांति के बाद ही किसका निर्माण हुआ? ओजोन परत का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? ओजोन परत का निर्माण हुआ। उससे पहले ओजोन परत नहीं थी, मतलब धरती के प्राचीन वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए ओजोन परत भी नहीं थी। ओजोन परत कब बनी? जब धरती पे सबसे पहले ऑक्सीजन आई। और सबसे पहले ऑक्सीजन लेके कौन आया? वो लेके आया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, जिनमें सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गीज। चले भैया अपना आगे, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, जब भी पूछे कि धरती पे प्रथम अकोशिकीय जीवन क्या था, तो आप कहोगे प्रोटोबायोन्ट था, जिसमें भीमकाय अणु उपस्थित थे, वो रिप्रोडक्शन कर सकता था, वसा की परत भी उपस्थित थी, मेटाबॉलिज्म भी उपस्थित था, ग्रोथ भी करता था। और उसकी उत्पत्ति हुई कब? आज से 3 अरब वर्ष पहले। धरती पे प्रथम कोशिकीय जीवन कब आया? प्रोटोसेल से निर्माण हुआ प्रथम कोशिका का, जो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उसमें अवायवीय श्वसन होता था। उसका निर्माण समुद्री जल में हुआ तथा वो विषमपोषी था, मृतोपजीवी था। वो मुख्यतः द्विविखंडन तथा मुकुलन के द्वारा जनन करता था। मेरी बात क्लियर है? चलें, तो जब भी पूछे सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले आया प्रोटोबायोन्ट, फिर आया प्रोटोसेल, फिर आया विषमपोषी जीव, और विषमपोषी के बाद आया रासायनिक समपोषी, रासायनिक समपोषी के बाद आया फोटोसिंथेटिक समपोषी, जो कैसा था? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता था। उसके बाद आया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाला समपोषी, और उसके बाद आई यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी 2 अरब वर्ष पहले, और जबकि प्रथम यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी 1.5 अरब वर्ष पहले। मेरी यहां तक की बात क्लियर होगी? चले अब यही बात करते हैं कि एनसीईआरटी माता क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या कह रही है? हम इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि धरती पे प्रथम स्वतः प्रतिकृतिक्षम उपापची कैप्सूल कब पैदा हुआ। मतलब ये जो बात कर रहा है, ये स्ट्रक्चर किसके बारे में ये बात कर रहा है? वो बात कर रहा है बेटा प्रोटोसेल के बारे में, क्योंकि ये किसके लक्षण है? प्रोटोसेल के लक्षण है। प्रोटोसेल की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से 3 अरब वर्ष पूर्व, ये लीजिए, या 300 करोड़ वर्ष पूर्व पैदा हुआ। हाँ कि ना? ये प्रोटोसेल जो था, इसमें खूब सारे भीमकाय अणु, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड उपस्थित थे। यस, भीमकाय अणु उपस्थित थे। ये कैप्सूल जो था ये रिप्रोडक्शन कर सकता था। हाँ, इसके आरएनए में स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता थी, इसलिए रिप्रोडक्शन कर सकता था। इसीलिए लिख रखा है ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी कर रहे होंगे। मेरी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? ये बात लिख रखी इसने प्रोटोसेल से संबंधित। अब मैं अगली बात करता हूं जो उन्होंने आगे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। अब था कि प्रोटोसेल से सेल कैसे बना। हमको पता है कि सर्वप्रथम कोशिका जो उत्पन्न हुई वो कब हुई? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व या 200 करोड़ वर्ष पूर्व। आज से 200 करोड़ वर्ष पीछे चले तो हमें 200 करोड़ तक सेल नहीं थी। 200 करोड़ से जो ही और आगे चलेंगे, हमने कह दिया जो ही अपन चलेंगे 201 करोड़, तो हमें सेल मिलनी शुरू हो गई। तो आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। चलो भैया हम आगे, हाँ कि ना? मतलब 200 से अगर हम आगे बढ़ते आए वर्तमान की तरफ, तो
ऐसी अपन एविडेंस नहीं है जो ये दिखा दे कि पहली कोशिका कब आई थी, हाँ कि ना। इसलिए कह रहा है कि अब से 200 करोड़ वर्ष तक तो कोशिका थी ही नहीं, तो कब आई? 200 करोड़ से भी पहले आई। इसीलिए मैंने लिखा 200 करोड़ वर्ष पूर्व कोशिका की उत्पत्ति हुई। चलो मैं आगे, अगला क्या कहता है कि जो प्रथम कोशिका थी वो कैसे थी? एक कोशिकी। यही तो बात हमने बोला कि ये जो मेरे पास ये हुई, ये प्रथम कोशिका थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। मतलब कैसे थे? ये अपने पास थे एक कोशिकी। आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिके। तो यही तो बात थी कि वो कैसे थे? वो एक कोशिके थे। चले भैया, और पहली कोशिका जो थी, पहला लाइफ जो था वो समुद्री जल में आया। वही बात लिख रखी है कि सभी स्वरूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। तो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति, चाहे वो कहीं प्रोटोबायोंट कब कहां पैदा हुआ, प्रोटोसेल कब बना, प्रथम कोशिका कब बनी, हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कब बना, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कब बना, ये सब बने। ये बने उसी टाइम पे कौन से जल में? समुद्री जल में। कौन से जल में बने? समुद्री जल में। नेक्स्ट, अब ये पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति तो कैसे हुई थी? रासायनिक पदार्थों से, निर्जीव रासायनिक पदार्थों से। इसलिए वो हुई थी अजीवात जीव उत्पत्ति के अनुसार। और उसके बाद के सारे जीव कैसे बने? जीवात जीव उत्पत्ति के अनुसार। तो अब यही बात लिख रखी है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव अणुओं से हुई। मतलब वो कैसे हुआ? अजीवात जनन हुआ। और उसके बाद कैसा जीवन हुआ? वो हुआ जीवात जनन। तो ध्यान रखना, ये यही कहता है, इस सिद्धांत को बताता है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जो थी वो अजीवात जन्म के द्वारा हुई, जो कि करोड़ों अरबों वर्षों में पूर्ण हुआ। यहां तक की बात क्लियर है। चलें, अब सवाल था कि अब इस बात को हम सही क्यों मान लें? बेटा ये सबसे ज्यादा सही मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा इस बात को सत्यापित किया कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो बात कह रही है वो सही कह रही है। क्योंकि हमारे प्रयोगों के रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के थे। मतलब अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास सिद्धांत जो थे, इसके प्रमाण क्या थे जिनके बेसिस पे ये कहा गया कि ये थ्योरी सही है। वो बात करेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक का पोर्शन बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।